जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, हम आपको आज हिंदी भाषा का विकास क्रम के बारे में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से दोस्तों हिंदी भाषा का विकास हुआ है। ठीक, क्योंकि आपको पता है यूपीएसआई का एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, यूपीएसआई के यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम सोचे हैं कि थोड़ा सा फास्ट तरीके से दोस्तों आपका रिवीजन करवा दिया जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों आप लोगों का, और शुरू करने वाले हैं। उससे पहले एक बार कहेंगे दोस्तों कि अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों क्या भाषा थी, संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत में भी दोस्तों दो तरीके की संस्कृत थी। एक थी वैदिक संस्कृत। देखिए, वैदिक संस्कृत वो संस्कृत होती है जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद आदि की रचना की गई है, और ये दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक थी। अब देखिए, वैदिक संस्कृत थोड़ा सा कठिन थी दोस्तों, आपको पता है। जैसे कि आपको दोस्तों आज पहले संस्कृत थी, अब धीरे धीरे हिंदी हो गई दोस्तों। देखिए, ये कठिन थी, थोड़ा इसको बोलने में समझने में थोड़ी दिक्कत होती थी दोस्तों, इसलिए दोस्तों धीरे धीरे इसमें क्या परिवर्तन होता है और आगे आपकी फिर लौकिक संस्कृत। ठीक है, लौकिक संस्कृत मतलब जो दोस्तों लोक में बोली जाने वाली संस्कृत है, लोगों द्वारा बोली जाने वाली संस्कृत को लौकिक संस्कृत दे दिया गया। इसका काल कब तक चला दोस्तों, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक। अब उसके बाद दोस्तों संस्कृत की बात क्या है, पाली हो गई ना। पाली भाषा आ गई दोस्तों 500 ईस्वी से लेकर के 1000, देखिए 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक आई। और दोस्तों इसी पाली भाषा का प्रयोग किसने किया, महात्मा बुद्ध ने, और इसे प्रथम देश भाषा कहा जाने लगा। ठीक है, अब पाली के बाद दोस्तों प्राकृत आ गई, 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक चली दोस्तों, और इसी प्राकृत भाषा का प्रयोग किसने किया था, महावीर स्वामी जी ने किया। तो याद रखेंगे, ठीक है, महावीर स्वामी जी ने। अब देखिए प्राकृत के बाद दोस्तों अपभ्रंश आई 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक, और दोस्तों बहुत से लोग इसके बाद अवहट को मानते हैं, बहुत से लोग मानते हैं कि अवहट ही अपभ्रंश है दोस्तों। और देखिए अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, और फिर दोस्तों उसके बाद अपनी हिंदी आ गई दोस्तों 1000 ईस्वी से करके अब तक। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे दोस्तों। आपको पता है कि भारतीय आर्य भाषा का विभाजन 3 भागों में कर दिया गया है। कौन कौन से, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा दोस्तों 1500 ईस्वी से लेकर के दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। फिर मध्यकालीन आर्य भाषा दोस्तों 500 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक दोस्तों, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा दोस्तों 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक दोस्तों। और आपको बता दें, जो हम पढ़ा चुके हैं कि प्राचीन भाषा में कौन कौन से हैं दोस्तों, केवल संस्कृत होगी, इसमें वैदिक और लौकिक संस्कृत होगी। मध्यकालीन में दोस्तों पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट हो जाएगी दोस्तों, और आधुनिक में हिंदी हो जाएगी। हिंदी को भी 3 भागों में बांटा गया। चलिए अब शुरू करते हैं वैदिक संस्कृत से ना। देखिए प्राचीन, देखिए संस्कृत को 2 भागों में बांट दिया गया। देखिए वैदिक संस्कृत क्या थी, 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। देखिए जो लोग लग रहा है हम बहुत तेज पढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो ये रिवीजन का समय आप धीमे करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों वैदिक संस्कृत में वो थी जिसमें 4 वेद लिखे गए और 4 उपवेद लिखे गए। वेदांत दोस्तों जिनकी संख्या 6 है, पुराण दोस्तों 18 लिखे गए, और उपनिषद जिनकी संख्या 108 है। तो ये सब लिखे गए दोस्तों। आपको हम बता दें कि दोस्तों वैदिक साहित्य को भी हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। थी ज्यादा डीपली जाएंगे। वैदिक संस्कृत दोस्तों 52 ध्वनियां थी, इनसे हमें ज्यादा मतलब नहीं। देखिए मेन चीज क्या है, जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि संस्कृत भाषा का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता दोस्तों, ऋग्वेद में मिला है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले वेदों में ऋग्वेद ही था। ठीक है, और दोस्तों संस्कृत भाषा को आर्य भाषा या फिर देव भाषा, क्योंकि दोस्तों ये देवताओं की भाषा थी, आर्य भाषा या फिर देव भाषा के नाम से भी संस्कृत को हम जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आएगा कि हिंदी की आदि जननी किसको बोलते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए हिंदी की आदि जननी भी हम संस्कृत को ही बोलते हैं। कौन संस्कृत, तो वैदिक संस्कृत, क्योंकि दोस्तों संस्कृत से ही दोस्तों हिंदी निकली है। अब क्वेश्चन आएगा हिंदी संस्कृत भाषा की यही क्या है, उत्तराधिकारी है। और आपको बता दें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, तो वैदिक संस्कृत है। देखिए वेद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ज्ञान। और 4 वेद थे दोस्तों। ऋग्वेद सबसे पुराना था, जिसमें दोस्तों क्या होता था, देवी देवताओं का वर्णन किया गया था। ठीक है, और दोस्तों फिर दूसरा यजुर्वेद था दोस्तों, जो पद्य और गद्य दोनों पाए गए। यजुर्वेद दोस्तों आपको पता है ये किसमें, वैदिक काल में लिखे गए ना। सामवेद दोस्तों जिसमें संगीत था, और अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन था। ये क्वेश्चन आपका जीएस में पूछा जाता है दोस्तों। 4 उपवेद थे, जैसे आयुर्वेद का दोस्तों, ऋग्वेद का आयुर्वेद था उपवेद, ठीक, और धनुर्वेद किसका उपवेद था, यजुर्वेद का। हर एक वेद का उपवेद था ना। सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। चलिए इन पे ज्यादा हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये ऐसे ही है दोस्तों। ठीक है,
अब चलते हैं दोस्तों, अब देखिए उपनिषद का मतलब क्या होता है, समीप बैठना। देखिए ये क्वेश्चन आपके एएसआई में पूछा गया था, कितने उपनिषद है दोस्तों, तो लगभग 108 हैं। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो मांडुक्य उपनिषद दोस्तों, और सबसे बड़ा कौन सा है, बृहदारण्य है ना उपनिषद। और दोस्तों आपसे पूछा था सप्तमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, लौकिक संस्कृत दोस्तों, जिसमें लोगों द्वारा है ना, जिसमें दोस्तों लोग प्रचलित थे, आपको पता होगा, इसी लौकिक संस्कृत में दोस्तों रामायण लिखा गया, महाभारत व्यास ने लिखा, ठीक है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, चाणक्य ने दोस्तों अर्थशास्त्र लिखा, और इधर इसके भामा ने काव्यालंकार लिखा, राजशेखर ने दोस्तों काव्य मीमांसा लिखा, और राजा भोज ने दोस्तों क्या लिखा है, सरस्वती कंठाभरण। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, हेमचंद ने काव्यानुशासन लिखा दोस्तों, वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, क्या भरत मुनि द्वारा लिखा गया नाट्यशास्त्र, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाणक्य का अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी पाणिनि का, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, शूद्रक ने है ना मत्स्यकटिकम लिखा दोस्तों, ठीक, हर्षवर्धन ने प्रदर्शनी और नागा है ना नागानंद रत्नावली लिखा दोस्तों, माघ ने कीर्तन लिखा दोस्तों, और अश्वमेघ ने अश्वघोष ने क्या लिखा है, बुद्धि चरितम, है ना भवभूत ने दोस्तों क्या लिखा है, मालती माधवन। चलिए अब दोस्तों फिर देखते हैं पाली। देखिए पाली का समय कितना था, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1001 ईस्वी तक। ठीक है, और दोस्तों पाली का अर्थ होता है बुद्ध वचन, क्योंकि दोस्तों इसका प्रयोग सबसे पहले बुद्ध जी ने ही किया था। ठीक है, और पाली क्या है, भारत देश की मतलब भारत की प्रथम देश भाषा है। ठीक है, देखिए अगर पूछे संस्कृत का तो देव भाषा है प्रथम, और देश भाषा क्या है, पाली है। आपको बताते हैं गौतम बुद्ध द्वारा ही सभी उपदेश दोस्तों पाली भाषा में ही दिए गए थे दोस्तों। और आपको बता दें जो इनके 3 पिटक थे, त्रिपिटक भी वो पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। सुत्त पिटक आपको पता है इसमें गौतम बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं दोस्तों, ये भी पाली भाषा में लिखा गया। फिर विनय पिटक दोस्तों, इसमें आचार व्यवहार के बारे में संबंधित, और अभिधम्म पिटक दोस्तों दर्शन से संबंधित दोस्तों, ये सभी के सभी किसमें लिखे गए, पाली भाषा में। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें दीपवंश, महावंश और मिलिंद पन्ह और अट्ठकथा दोस्तों, ये सभी साहित्य हैं दोस्तों किसके, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के, ये भी दोस्तों पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। चलिए आगे देखते दोस्तों। ठीक है, आगे देखते दोस्तों। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि प्राकृत आई। प्राकृत में दोस्तों महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा का में ही सबसे ज्यादा उपदेश दिए दोस्तों। ठीक है, और जो प्राकृत दोस्तों कब से कब तक चली, 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। ठीक है, और दोस्तों जो जैन ग्रंथ का है ना, जैन धर्म का जो ग्रंथ है दोस्तों, जिसको आगम बोलते हैं, आगम साहित्य, वो भी प्राकृत में ही लिखा गया। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों हेमचंद्र को, क्या हेमचंद्र को दोस्तों प्राकृत का पाणिनि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृत भाषा का पाणिनि किसको बोलते हैं, हेमचंद्र को बोलते हैं। अब देखिए प्राकृत में लिखे गए ग्रंथ जैसे सर्वसेन ने क्या लिखा दोस्तों, हरविजयन, है ना, ये चीजें आप जैसे कौतूहल किसकी रचना है, लीलावती की दोस्तों। अब्दुल रहमान ने क्या लिखा है, संदेश रासक दोस्तों, और अब्दुल रहमान पहले मुस्लिम है जिन्होंने ये रचनाएं करी है। अब आगे अपभ्रंश दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अपभ्रंश का अर्थ क्या होता है, पतन या फिर गिरा हुआ। देखिए अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहां मिला दोस्तों, पतंजलि द्वारा महाभाष्य में मिलता है। ठीक है, और अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण कौन है दोस्तों, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज और बता दें आपको कि भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया था, चंड ने ना, चंड ने अपने लक्षण ग्रंथ में किया था। ठीक है, चलिए ये चीजें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार यूपीएसआई में, क्या यूपीएसआई 2017 में, कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास कहां से हुआ दोस्तों, तो अपभ्रंश से हुआ। कहां से हुआ, अपभ्रंश से। और अपभ्रंश में साहित्य रचना सर्वप्रथम कहां मिलती है, तो वल्लभी के राजा धरसेन के शिलालेख से मिलती है। और आपको बता दें कि हेमचंद्र ने देसी शब्द संग्रहों नाम से एक कोश लिखा दोस्तों, जिसे हम अपभ्रंश का व्याकरण कहते हैं। और आपको बता दें कि अपभ्रंश के भेद दोस्तों, उत्तर भारत में अपभ्रंश के टोटल 7 भेद थे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में अभी पूछा गया। ठीक है, कौन कौन से भेद थे दोस्तों, सौर सेनी दोस्तों, इस सौर सेनी अपभ्रंश से दोस्तों कौन कौन सी भाषाएं निकली दोस्तों, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी होती हैं बोलियां, तो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि दोस्तों आपका ब्रज भाषा हो गया, खड़ी बोली, हरियाणवी, है ना, बघेली, कन्नौजी दोस्तों, ये सभी हैं पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, और पैसाची अपभ्रंश से कौन कौन सी निकली, लहंदा और पंजाबी दोस्तों। लहंदा दोस्तों अफगानिस्तान के आसपास की थी। ब्राचर से दोस्तों कौन सी निकली थी, सिंधी, और खस से निकली थी पहाड़ी, और महाराष्ट्र से निकली थी मराठी दोस्तों। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी निकली दोस्तों। उसके अलावा अर्धमागधी से निकली है पूर्वी हिंदी, जिसमें एबीसी यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। ठीक है, और मागधी से कौन सी निकली, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया मेरे दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन आप एग्जाम में इसी बार फंसा है कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने उत्तरी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। किसने दोस्तों पुरानी हिंदी कहा है अपभ्रंश को, तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने। और आपको बता दें विद्यापति ने उत्तरी अपभ्रंश को क्या बोला है, देसिल बैना बोला है। और रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों उत्तरी अपभ्रंश को क्या बोला है, प्रकृताभास हिंदी। और भोला शंकर और अब्दुल रहमान ने अपभ्रंश को
अवहट ही माना है। याद रखेंगे कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है? हेमचंद्र जी हैं। ठीक है, और देखिए अपभ्रंश कुछ रचनाकार आपको बता दें तो स्वयंभू है, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं और इनकी रचना है पौमचर्यु। क्या? पौमचर्यु है दोस्तों। अब पुष्पतंत्र को दोस्तों क्या बोलते हैं? कृष्ण काव्य का प्रणेता बोलते हैं। इनकी रचना है महापुराण और दोस्तों राय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु दोस्तों। ठीक है, और धनपाल को दोस्तों क्या बोलते हैं? इनकी रचना याद रखें, धनपाल की रचना क्या है? भविष्यत कहा दोस्तों। ठीक है, क्या नाम है? भविष्यत कहा, और ये अपभ्रंश का पहला प्रबंध ग्रंथ है। ठीक है, और दोस्तों कुशलाभ दोस्तों, कुशलाभ दोस्तों याद रखेंगे, इनका ढोला मारूरा दूल्हा वीर दोस्तों रचना है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब अवहट के बारे में देखते हैं। अवहट ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे अवहट का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया है दोस्तों। अपभ्रंश के ही परावर्ती रूप को अवहट कह दिया गया। और आपको बता दें अवहट का प्रयोग सबसे पहले दोस्तों विद्यापति ने किसमें किया है? इनकी रचना थी कीर्ति लता में। तो अवहट का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? विद्यापति जी ने किया है, जिन्हें मैथिल कोकिल कहते हैं, और किसमें? कीर्ति लता में दोस्तों। फिर आपको बता दें हिंदी आ गई दोस्तों। हिंदी को 3 भागों में बांट दिया। देखिए प्राचीन हिंदी के कवि हो गए जैसे कि अमीर खुसरो चंद्रवरदाई हो गए, और मध्यकालीन हिंदी दोस्तों आपको पता हो मलिक मोहम्मद जैसी, कबीरदास, सूरदास हो गए दोस्तों। और आधुनिक हिंदी आपको पता होनी चाहिए कौन सी हो गई, जैसे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर और बच्चन निराला जी। ठीक है, अब देखिए हिंदी के बारे में थोड़ा सा आप जान ही लीजिए दोस्तों कि हिंदी एक फारसी भाषा शब्द है। क्वेश्चन आएगा कि हिंदी किस भाषा शब्द है? तो फारसी भाषा शब्द है। और हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से, किस अपभ्रंश से हुई दोस्तों? ये देखिए यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई। ठीक है, और क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा? तो खड़ी बोली है। ठीक है, और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आया है कि पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान क्या बोलते हैं? तो हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं। चलिए प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप क्या कहलाता है दोस्तों? मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, और आपको यह भी बता दें कि भारत की राजभाषा क्या है दोस्तों? हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा दिया गया दोस्तों। इसीलिए 14 सितंबर को दोस्तों हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। और दोस्तों 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, और पूछा जाएगा क्यों मनाते हैं? क्योंकि दोस्तों इसी दिन क्या हुआ था? 10 जनवरी को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। और दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर जी थे। इसमें कुल 21 सदस्य थे दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? बीजी खेर। संविधान में हिंदी का कहां वर्णन दोस्तों? राजभाषा, संविधान में राजभाषा का वर्णन दोस्तों आपको पता है भाग 17 से अनुच्छेद से लेकर 343 से 351 तक किया गया है। और आपको बता दें कि भारत की संविधान की 8वीं सूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन दोस्तों। और आपको बता दें कि हिंदी भाषी राज्य कितने हैं भारत में? तो 10 हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 10 मतलब हिंदी भाषी राज्य। दोस्तों बहुत ही जल्दी हमने कवर करने की कोशिश की। शायद आप में से कुछ लोग हमें गलत भी बोले कि क्या पढ़ा रहे हो मतलब इतनी जल्दी। तो दोस्तों बस यही कहना चाहेंगे, समय के अभाव के कारण आपकी परीक्षा को देखते हुए हमने बहुत ही जल्दी से ये पूरा कवर कर दिया। अगर आप कहेंगे दोस्तों तो बोली से भी क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। ये कौन सी बोली दोस्तों किस उपभाषा की है या फिर कहां से निकली दोस्तों, इसके बारे में बहुत बन रहा है दोस्तों। अगर आप कहते हैं तो हम बोलियों का भी एक वीडियो आपके लिए अवश्य लेकर के आ जाएंगे। बाकी आपके ऊपर दोस्तों। और अगर इसकी पीडीएफ चाहते दोस्तों तो इसका लिंक हम नीचे दे देंगे, वहां से खरीद सकते हैं। ये बोलियों वाली पीडीएफ दोस्तों, इसका मूल्य मात्र 25 रुपए है। ठीक है, अगर आप परचेस करना चाहते हैं दोस्तों 7905419251 पे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, हमें 25 रुपए पे करके दोस्तों गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके दोस्तों इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।